सर्वप्रथम माँ भगवती शारदा को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। कवि सम्मेलन के मंच पर बैठे हुए कवि गणों को, आप सभी विद्यार्थी गणों को, साइड में बैठे हुए शिक्षक गणों को, पीछे बैठे हुए भूत गणों को, नंदी गण प्रणाम करता हूँ। नंदी गण से ज्यादा तो उपमा में हो नहीं सकती। आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत ही बढ़िया अतुल्य एकेडमी ने बहुत ही शानदार प्रोग्राम सजाया है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। और खास करके तो ये माइक वाले भाई साहब को प्रणाम करना, भाई साहब नहीं, मैं इसलिए नहीं प्रणाम कर रहा हूँ कि माइक की आवाज बराबर भोंगे तक जा रही है। कर रहा हूँ कि आपने माइक बहुत अच्छा लगा रखा है, इसको मैंने मेरे साइज का कर लिया रुपया। नहीं तो पिछली बार कवि सम्मेलन में उलझ गया अभिषेक ब्याह में, उज्जैन में, वहाँ वो माइक ऐसा कि वो ऊपर नीचे नहीं हुए, उसके हैंडल में जंग लगी हुई, वो नहीं। लेकिन वो माइक वाला बड़ा चंड, वो क्या करता है कि ऊंचा लंबा कभी आ जाए कविता सुनाने तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता। कोई और अच्छा लंबा कभी आ जाए तो माइक के नीचे 2 ईंट फंसा देता। कोई और भी अच्छा लंबा कभी आ जाए तो माइक के नीचे 3 ईंट फंसा देता। भाई साहब बात तो तब मुझे मेरा नंबर आया तो माइक बोला अपनी जगह तो उठा ही नहीं। वो नीचे से बोला मुझे रोहित दिया, मैंने कहा क्या है? बोले काम करो माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे फंसा लो। कुछ नहीं कर सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता। अब क्या होगा, समय निकल गया। इसमें मेरी क्या गलती? इसमें मेरे पापा की भी क्या गलती? ये स्थिति के लिए तो अच्छा है। तुम अच्छी माला पिला लो, ब्याह हो गया। 3 साल पहले उसने पहले थी जेल में हो दादा। अच्छा आदमी आदमी को माला पिला के लोग सब करते हैं, 377 चल रही है। विडम्बना है भैया, ध्यान से थोड़ा। तो दादा ये स्थिति ऐसी है, क्या करो आप, कर नहीं सकते। आनंद की यात्रा करना आरंभ करता हूँ मैं। अच्छा क्या आरंभ करूँ, मेरे साथ में स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। मैं कहीं भी कवि सम्मेलन के लिए जाऊँ, बहुत सारे कवि लोग बैठे हुए हैं, इनको लोग पहचानते होंगे, मेरे को भी यत्र तत्र लोग पहचानते हैं, कहीं नहीं पहचानते तो वहाँ जाके मेरे को एडवांस में बताना पड़ता कि भाई साहब मैं भी कवि हूँ। नहीं तो लोग भरोसा ही नहीं करते। चेतीस क्या करते, लोग भरोसा ही नहीं करते, कवि बताना पड़ता। अभी एक बार हम लोग ग्वालियर गए, गौरव सर कवि सम्मेलन में गए, हम लोग पहुंचे ग्वालियर कवि सम्मेलन, 3 कवि और साथ में कवित्री हम कार से पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो ग्वालियर में पहुंचे, आयोजक मंडल ने स्वागत करा, आइए बैठे था, होटल के कमरे में बैठे। हमको बैठे को 5 मिनट नहीं हुए होंगे कि वो जो साथ में कवित्री थी उन्होंने आयोजक मंडल में से एक आदमी को जोरदार चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सुन रहे थे, मैडम चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले बाकी सी करी है। हो गया, अरे बाकी सी करी। भैया तुम्हारी तरफ इशारा करके मेरे से धीरे से पूछता है, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुन रहा है। अभिषेक का कार्यक्रम खत्म हुआ, रात को विश्राम करा, होटल के कमरे से सुबह 10 बजे निकला। मैं तैयार हुआ होटल तक, चलो इंदौर निकला। जैसे चला तो दूसरे कमरे से कवित्री ने बोला मैडम आप भी लेट हो गए। बोला हाँ किधर जा रहे हो? किधर के घर जा रहे हो? बोले मैं भी चलूँ। मैंने ठीक है आपको उधर ही जा रहे हो? बोला मुझे भी आष्टा तरफ जा रहा है। चलो साथ में चलते हैं। वो कवित्री साथ में बोली
अब मैंने कहा जैसे पहुंचे, मैंने कहा कि क्या बस वगैरह व्यवस्था, और बोले जो बस तैयार मिले रोहित तो उसमें चढ़ जाते हैं। मैंने कहा ठीक। मैं फटाक से देखा बस तैयार है यार, मैं फटाक से चढ़ा और रुआ धर के ना 2 जने की सीट होगी। मैंने कहा अपने साथ में लेडीज है व्यवस्था, भाई सम्मान, स्त्री का सम्मान हमारा कर्तव्य भैया। मैंने तुरंत रुआ धर के 2 जने की सीट होगी। मैंने कहा मैडम को बिठाया, लेडीज फर्स्ट, अब चढ़ो तो टायर फर्स्ट, नहीं पकड़ती है, मैडम को बिठाया। अब भाई साहब कवित्री ऐसी, मेरा वजन देखो आप, और मैडम 4 गुना मेरे से ज्यादा, 1.5 कुंटल की कोई नहीं हो रही मैडम। अब मैंने तो बिठाया, मैंने तो 2 जने की सीट होगी थी, लेकिन मैडम फंसल गए, उन्हें 1.5 जने की जगह 1.5। अब भाई साहब जहाँ से आधी बिल्लास की जगह बची तो उसमें मैं एडजस्ट हो गया, जैसे मैं फंसा। देखा बस चली और थोड़ी दूर बस चली होगी, 10 मिनट बाद ही कंडक्टर आके ना मैडम से क्या बोला है, मैडम छोरे को गोद में लो। तेरा चीचीज तो देख तू कैसा हो रहा है, बिल्कुल 1.5 हल्का हो गया मैडम, बिल्कुल डंपर ऑटो रिक्शा हो गया। अरे बोल मैं ऐसी बात नहीं, अरे मैं काला बाल में देखो भी ऐसी बात मत कर, अरे बोल मैं काला बाल में देखो भी ऐसी बात मत कर। जो बात मैंने उसको बोलिया अगर उसको आनंद आ जाए तो आप लोग कायदा उठाना। मैंने कहा अरे बेवकूफ जैसी बात मत करे। बोला क्यों? अरे मैंने कहा मैडम से लड़ाई मोल लेकर के तेरे को तेरी लुगाई की करवा चौथ फोन करवानी है क्या? लोग मानते ही नहीं है, जहाँ देखो वो उलझते हैं। अच्छा अपनी मालवा की धरती तो हमारे साथ बड़ा मतलब जुगाड़ की धरती है, हम हर जगह जुगाड़ जमाना चाहते हैं। और मालवा का इंदौर का आदमी तो ऐसा होता है जुगाड़ तो जमाते ही है, इतना उसका चित्र बड़ा विचित्र होता है और चरित्र भी बड़ा विचित्र होता है, वो तो विश्वामित्र होता है। ऐसे तो लोग हैं, मैं आपको बता इंदौर का व्यक्ति मालवा का आदमी कैरेक्टर बताता हूँ, ऐसा होता है जो एक हाथ से फटफटी चला रहा है, दूसरा हाथ से आटे की पोटली पकड़ रखी है, मुंह में उमर का गुटखा चल रहा है, पास में कान में मोबाइल चल रहा है, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पास में से गुजरता हुआ आदमी को ये बताना नहीं भूलेगा भाई साहब साइड स्टैंड ऊंचा कर लो आपका। ये कैरेक्टर, ये स्थिति, मतलब ऐसे लोग देखे, मतलब दूसरे की चिंता करेगा, खुद की चिंता नहीं। मतलब ऐसे लोग होते हैं साहब जिनके घर में उनकी लोहे के साथ में इसी बात को लेकर झगड़ा होता है कि तुम कभी मेरी साड़ी की तारीफ तो करते ही नहीं, कभी मेरी तरफ तो देखते ही नहीं, कभी ढंग से बोलते ही नहीं, मेरी साड़ी की तारीफ तो करते ही नहीं। ऐसे लोग भी गाड़ी चलाते हो, ऐसे लोग भी गाड़ी चलाते हुए दूसरे की लुगाई को राय देते हुए मिलते हैं गाड़ी चलाते हुए। भाभी जी ये साड़ी का पन्ना ऊपर कर लो, टायर में आ जाए। धन्यवाद आपको, अरे बोले भाभी धन्यवाद के, ये तो अपने घर के बात है। तो शाना आदमी होता है लोगों का, ये स्थिति भाई साहब। हम जन्म लेते हैं, माँ भगवती की कृपा से हम इस संसार में आते हैं, वो माँ हमें 9 माह तक कोख में रखती है। उस माँ के सम्मान में कवि ने, एक बड़े कवि उन्होंने पंक्तियां कही कि बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। माँ के सम्मान में उन्होंने पड़ी, मैं इंदौर के सम्मान में बढ़ता हुआ आनंद ले रहा हूँ। ये इतना खाते मतलब सबसे ज्यादा बुखार तो इंदौर में पाया जाता है, मेरे को ऐसा लगता है। रात की 1-2 बजे तक आदमी पोहे खाने के लिए जा रहा है, 1 बजे कोई पोहे खाता है, लेकिन लोग मानते नहीं। मैं पढ़ता हूँ कि बहुत खाते हैं मगर पेट हमारा लमसम नहीं होता, कि बहुत खाते हैं मगर पेट हमारा लमसम नहीं होता। इन इंदौरियों के खाने का कोई मौसम नहीं होता, मैं भूखड़ों के बीच भी बेफिक्र रहता हूँ। चौथी पंक्ति में तालियां उठाना कि मैं भूखड़ों के बीच भी बेफिक्र रहता हूँ, मेरे सराफे का खजाना कभी कम नहीं होता।
मैं कविता की यात्रा कराता हूँ, आनंद लेना। कि मेरे साथ में क्या स्थिति बनी थोड़े दिन पहले, थोड़े साल पहले, कि एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। कि एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। ये जो बोलो कि आधे घंटे से टाइम पास ही कर रहा था। तभी मैंने देखा कि सुंदर लड़की सड़क पे कुछ ढूंढ रही है, जो कोई भी हो पर अपने मन को हार जाए। बोलो वाह, तुम यहाँ हो क्या? तुमको बाढ़ में ढूंढ रहा एकदम हो जाता है। जब वर्क इन प्रोग्रेस रहता है तो एकदम झटका लगता है आदमी को। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा कभी कभी। एकदम से आप संभल के बैठो, पड़ोसी से भी थोड़ा सा दूर हो जाओ। छोरे पास में बैठे हो, कुछ भी घटना हो सकती है। मान लेना आप लोग कि एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। एक लोग आधे घंटे से टाइम पास ही कर रहा था। तभी मैंने देखा कि सुंदर लड़की सड़क पे कुछ ढूंढ रही है, जो कोई भी और अपने मन को भा रही है। तुरंत मैंने सोचा रोहित अच्छा है मौका, और एक कागज पे हेलो लिख करके फेंका। वो उठा के ले गए, तो मैंने सोचा रोहित लड़की पड़ गई। दूसरे दिन भी जब उसी लड़की को देखा तो अब की बात तो पूरा लव लेटर ही बना के फेंका। वो इस बार उठा के ले गई तो दिल के अरमान जाग गए। मैंने सोचा रोहित अपने भी अच्छे दिन आ गए। तीसरे दिन भी जब यही घटना घटी तब तो लगा कि कंफर्म लड़की पटी। तभी आज की दुकान वाले ने मेरे को बुलाया और बोला कि तू पागल है कि तेरा दिमाग घेराया। मैंने बोला क्यों यार, प्रेम पत्र फेंक रहा हूँ, देख नहीं रहा लड़की बता रही हूँ, कितना अच्छा रिस्पॉन्स देती है, जो भी कागज फेंकता हूँ उठा लेती है, मैंने कितनी बड़ी सफलता पाली है। तो वो बोला नालायक, सफलता वो पत्ता छोड़, वो तो कचरा उठाने वाली है। आनंद की याद नहीं, आनंद है हर जगह, आनंद बिखरा पड़ा हुआ हमारे माटी में हर जगह स्थिति है। अभी आप ये देखो, आप एडवर्टाइजमेंट किया, आपने अतुल्य गेट की कभी सम्मेलन हो रहा, बाहर में बोर्ड लगाया, आपने व्हाट्सएप में पड़ेगा, मीडिया वगैरह फेसबुक पर चला होगा। ये फैशन का जमाना, दिखावे का जमाना है। लेकिन देखो दिखावा भी कहाँ तक आ जाता है, कहाँ तक स्थिति पहुंच जाती है एडवर्टाइजमेंट का। आनंद लेना रुपए सर, मैं आपको ज्ञान की एक पंक्ति नहीं कहूंगा, पंकज भाई की कसम भर के कह रहा हमने मेरी को और आयोजन की भी क्यों हो। मैं आपको बताऊं पंकज भाई, मतलब मेरे को विचित्र सपना भी बड़ा विचित्र आता है। ये देखो आप वीरस के कवि भाई साहब ने, राठौड़ जी बड़े शानदार इन्होंने वीरस की कविता सुनाई, बिल्कुल चिल्ला मैं नहीं चिल्ला सकता था क्योंकि इनने तो सुना थी, मैं चिल्ला तो मेरे फेफड़े बाहर आ गए। ये महाराणा प्रताप के इन्होंने छंद मुक्त कविताएं सुनाई, तो इनको महाराणा प्रताप के सपने आते होंगे। मेरे को बड़े उठपटांग सपने आते अपनी माली माटी में खत्म होते एंडे बेंडे सब बड़े विषय। पहले की बात में रात को सोया हुआ और सपना कैसा आया कि मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ लैपटॉप पे, और बढ़िया काम चल रहा है, और धम से दो यमदूत आकर खड़ो। उनका कौन? बोले कौन का यमदूत? उनका यहाँ काय के लिए? बोले तेरे को लेने के लिए। अरे मैंने कहा मैं तो भाई 25 का भी नहीं हुआ। अरे बोले तेरे 25 से हमको क्या मतलब, हमको तो हमारा टारगेट पूरा करना है। और मैं तो नहीं चल, बोला चलना पड़ेगा, तो घसीट के ले जाएंगे। अपन ब्राह्मण यार भागवत गुरु पुराण पढ़ने वाले मिलते, ये तो आपको टांगा टोली करके ले जाएंगे। गुरु पुराण में पढ़ा अपन। मैंने कहा चलो दादा, तो मैंने सब बैग वगैरह छोड़े और मैं उनके साथ में ऑफिस के बाहर सपना देखा। जैसे ऑफिस के बाहर उतरा, दोनों यमदूत के साथ रोड पे सड़क पे पहुंचा। उनका कहाँ है तुम्हारा वो पुष्पक विमान? बोला काहे का विमान? ये तो सही फटफटी पल्सर। और उनको पल्सर को लगे जाना, बोले तेरे का विमान आ गया। मैं बैठा हुआ, उसने एक यमदूत आगे बैठ गया, बीच में मेरे को फंसा है, दूसरा बीच में पीछे बैठ गया और आकाश मार्ग से ले जाने लगे। अब बहुत देर हो गई, आकाश मार्ग चलते चलते मेरे को बड़ी भारी बिल्डिंग दिखाई दी। और उनका रुक के बिल्डिंग कैसी है? और बोले तो नरक है। और उनके जरा आए तो दिखा तो दे नरक। बोले देख ले खिड़की खोल के, अंदर नहीं जाना, खिड़की खोल के देख ले। मैंने खिड़की खोली नरक की, तो बड़ा भारी स्विमिंग पूल, उसके अंदर पानी के साथ दूध दही फूलों के पंखड़े इत्र वगैरह डला हुआ, लोग स्नान कर रहे हैं। साइड में 8, 10, 15 अप्सराएं नृत्य कर रही, 10-15 छोरों में बैठे, बाबा जी में बैठे, बढ़िया मिठाई खा रहे भगवान। और इनका ऐसा नरक है क्या? इनका नरक ऐसा तो स्वर्ग पैदा होगा। बोले चल बता देते। उसने फिर फटफटी में बिठाया, ले जाके फिर एक बिल्डिंग आई, बोले ये स्वर्ग। मेरे को जाऊँ अंदर, अंदर नहीं आना, खिड़की खोल के देखो। मैंने जैसे स्वर्ग की खिड़की खोल के देखा
बड़ा भाई ऊंचा सिंहासन के ऊपर इंद्र भगवान बैठे हुए, सबको प्रवचन दे रहे हैं। 8-10 बाबा और बैठे हुए कपाल भाती कर रहे हैं। 10-15 लोग बैठे हुए, वो फूलों की माला बना रहे हैं, कोई भजन कर रहा है। अरविंद कह रही है ऐसा स्वर्ग है क्या? बोले हाँ और क्या, अरविंद इससे अच्छा तो नरक में ले जाए। अंदर जाने के बाद बाहर नहीं आने में, और उनका सोच लो तो ले जा। दादा उसने फिर फटफटी में बिठाया, फिर ले गए मेरे को, बीच पे 20 का पेट्रोल अलग डाला है। ये क्या खत्म नहीं होता है क्या? तो वहाँ पे 80 रुपए ही चल गया क्या? 50 का डाला लगा। दादा उसने जैसे नरक पे ले जाके छोड़ा, जैसे आया नरक, दोनों यमदूत उठे। एक यमदूत ने दरवाजा खोला नरक का, दूसरे ने लात मार के मेरे को अंदर का गेट लगा लिया। अब आनंद लेना भाई साहब, जैसे मैं नरक में प्रवेश करा, 8-10 यमदूत मेरे ऊपर टूट पड़ा। एक जना बोला कि इसकी गर्दन काट लो, दूसरा बोला कि कड़े में तल लो, तीसरा बोला कि इसकी आंतरें बाहर रेड़ लो। मैंने सबको बोला उनका रुको ये क्या हो रहा है? अरे बोला और क्या, नहीं तो यही तो होगा। अरे मेरा ये सब है तो स्विमिंग पूल वगैरह अप्सरा वगैरह वो सब क्या था? आनंद लेना उसका यमदूत का जवाब में मजा आ जाए तो तालियां उठाना जरा। अरे मैंने बोला कि वो स्विमिंग पूल वगैरह अप्सरा वगैरह वो सब क्या था? अरे बोला गेड़िया खाई के वो सब तो हमारा एडवर्टाइजमेंट था। कभी लोग हैं उनको भी सुनाना तो ऐसा। अच्छा रात भर करें हम यहाँ, वाह प्यारे, तुम तो बिल्कुल शहनशाह आलम समझ रहे हो, अनारकली समझ रहे हो, चलने दे रात भर। ये स्थिति है साहब, आनंद की बात है, मस्ती की बात है। तो हम और आप आनंद की बात है, जन साधन आएगा, हम आनंद की बात करते हैं, मस्ती की बात करते हैं। हम और आप आनंद की बात करते हैं, मस्ती की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, हम संस्कृति की बात करते हैं, हम समाज की बात करते हैं, हम देशभक्ति की बात करते हैं, हम विदेश की बात करते हैं, मोदी की बात करते हैं, हम योगी की बात करते हैं, मगर हम हमारे घर में बैठे हुए अपने सगे भाई से बात नहीं करते। इससे बड़ी विडंबना की बात है। व्यक्ति लोगों के बीच रहता है, समाज में रहता है, धन कमाता है, यश कमाता है, कीर्ति कमाता है, वैभव कमाता है, धंधा पानी करता है, पैसा कमाता है, और किसी दिन सफलता का जश्न मनाने के लिए मिठाई का डब्बा घर लेकर के अपने घर को पहुंचता है, तो सीधे घर जाकर के ऊपर वाले कमरे में बैठी हुई अपनी बीवी को ले जाके चुपचाप मिठाई खिलाता है, मगर नीचे बैठे हुए सुबह के बूढ़े माँ बाप सुबह की ठंडी रोटियां खा रहे होते हैं। तो इससे बड़ी लज्जा और शर्म की बात क्या हो सकती है? आपसे बात कर रहा था, कह रहा था कि दिखावा कहाँ तक पहुंच गए साहब। इतना दिखावा हम लोग करने लगे कि कपड़ा वगैरह इत्यादि का तो दिखावा ठीक है, परंतु हम लोग इतने गिर चुके हैं कि गाय को काट के उसका मांस भी खाते हैं, तो यूट्यूब पे अपलोड करके बताते हैं कि हमने कितना अच्छा काम किया। इतना गिर चुके हैं, इतना गिर चुके हैं। अरे साहब मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस गौ माता का दूध पीकर तुम बड़े हो गए, संवेदना रखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ अकेले देखने में केवल हंसना जानती है या कुछ संवेदना भी आपके भीतर है। अरे जिस गौ माता का घी खाकर तुम बड़े हुए, जिस गौ माता का दूध पीकर तुम बड़े हुए, घी खाकर हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बने, अरे जिस गौ माता का गोबर भी तुम्हारी चिता को जलाने में कंडे के रूप में काम आएगा, उसी गौ माता को काट के उसका मांस खाने वालों, तुम ऐसा करते हुए देख करके आकाश मंडल में विचरण करता हुआ कोई राक्षस, कोई पिशाच, कोई दानव भी देखता होगा तो हंसता हुआ कहता होगा, अरे मानव, अरे इंसान, अरे मनुष्य, मैं भी क्रूर हूँ, मैं भी राक्षस हूँ, मैं भी पापी हूँ, नीच हूँ, लेकिन मैंने तेरी तरह कभी अपनी माँ को काट के उसका मांस नहीं। चाहता हूँ इस संसार में इतनी सारी गाय इसलिए नहीं काटी जा रही कि उसको काट डाले कसाई निर्दयी है, क्रूर है। वो गाय इसलिए काटी जा रही है क्योंकि उस गौ माता को बचाने वाले उसके बेटे निकल में वो नाकारा हो चुके हैं। जिस दिन हम लोग निश्चित रूप से क्या हो गया भैया, नहीं तो घूम के क्यों देख रहे हैं? ये क्यों सोच रहे कि इतनी देर से तो बड़े रेडियो मिर्ची चल रहा था, ये तो बोलना पड़ता था कि तुम्हारे को लगे कि इसमें अकल वकल भी है। ये बात है, बताना पड़ता है। ये स्थिति मजा आ रही है, मेरे को भी आ रही है।
क्योंकि ये तो एक वस्त्र है जो आत्मा ने धारण करके रखा है। हे भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका, हे भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही, नहीं कुछ बिगड़ता आपका, नहीं कुछ बिगड़ता। तो ये स्थिति है। अभी मैं आपको बता रहा था, अच्छा ये सब लोग गतिविधि भी कर रहे हैं, आप लोग देखो सब बच्चे लोग आनंद ले रहे हैं। अच्छा आप तो क्या बच्चे क्या बड़े हो गए, जरा जरा से बच्चों की आप बात भी नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं कर सकते आप उनसे, कोई प्रश्न पूछ लो जवाब ऐसा टिकाता है कि आप पागल हो जाओ। आप जवाब मतलब बड़े आश्चर्यजनक जवाब देते हैं। अभी ये बच्चे हमारे भाई साहब है, वो बड़नगर में पढ़ाते हैं, कोचिंग गवर्नमेंट है, जैसे टीचर्स भी बैठे होंगे, बड़ी अच्छी बात देख ली आप लोग आनंद लेना। वो मालवा में मालवांचल का आनंद ही अलग ही होता है साहब। वो पढ़ा रहे, पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने बच्चों को खड़ा कर दिया। अच्छा मालवी में सुनाऊं आपको, मालवी समझ आ जाए? हाँ तो आएगी से तुम कौन सा कॉन्फिडेंस देखो अतुल एकेडमी का, बोला हाँ आ जाएगी। तो आएगा वो क्या हुआ कि वो पढ़ाते पढ़ाते मेरे भाई साहब ने उन्होंने टीचर ने खड़ा कर दिया, एक बच्चे को बोला नाना खड़ो हो जा, बोला हाँ। बोला धार से गणित को सवाल पूछूं, बोला हाँ पूछो। बोला मान ले थारा पास में 10 लड्डू है, बोला हाँ कहाँ है? बोला कहाँ मेरा दोस्त तो सही। अरे बोला मान ले, बोला कहाँ मान? अरे बोला नहीं मानना पड़ेगा, गणित में मानना पड़ेगा। बोला हाँ मान लिया। हाँ अब 10 में से 2 लड्डू मैंने ले लिया, बता थारा पास कितना बचिया? बोले 20। 10 में से 2 गया, 20 कैसे? बोले क्यों, गणित में तुम्हारी बात मानी जाएगी, हमारी नहीं मानी जाएगी। मानना पड़ेगा। हाँ मान ले मुकेश अपना घर से स्कूल की तरफ जा रही है, घर और स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर है, मुकेश की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बता मुकेश घर से स्कूल कितनी देर में पहुंच जाएगा? बोला वो तो नहीं पहुंचेगा। बोला क्यों नहीं पहुंचेगा? बोला नहीं पहुंचेगा। अरे बोले सवाल मेरे तो पहुंचेगा तो सही यार, क्यों नहीं पहुंचेगा? बोले मार साहब नहीं पहुंचेगा। ये काले नहीं पहुंचेगा क्योंकि घर और स्कूल के बीच में अन्ना जी की 2 डेरी पड़े हैं, उनकी छोरी से वो चक्कर चली रही। संध्या कर रहे, कीर्तन हो रहा साथ, थोड़े दिन पहले की बात, बीच में चाय का ब्रेक हुआ तो छोरो थोड़ी आया, माँ की गोद में धराया, माँ एक सवाल पूछो। बोला हाँ पूछ बेटा। 15 औरतों के बीच में वो छोरो माँ से कई सवाल पूछो, सुन लो आप। बोला माँ सवाल पूछो। बोला हाँ पूछ बेटा। बोले माँ मैं पैदा कैसे हुआ था? अब ये सवाल है, लेकिन माँ तो ममता की मूर्त ब्रह्मांड को बनाने वाली। माँ ने बोला कि बेटा, माँ ने समझे थे। बोले माँ बेटा मैंने कहीं कहो कि डब्बो लियो, डब्बा में मिट्टी भर दी, डब्बो बंद करके धर दियो, थोड़ा दिन बाद डब्बो खोलियो, मिट्टी हटाई तो में से तू निकलियो। हमारे तो समझे नहीं, माँ वापस भजन संध्या में लगेगी जन 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 चक जन आगे इतना मजा है तो खड़ा होकर नाचवा लगेगी। भजन संध्या में लगेगी। देखिए छोरा छोरी की आदत है, क्यों छोरा छोरी की कोई भी बात बोलो नहीं तो जैके नहीं प्रैक्टिकल करके देखे। नहीं सही सोच रहे हो, छोरा भी यही करे, उन्हें छोरा ने भी यही करे। वो भी छोरा भी गयो बाड़ा में मंदिर का पीछे, छोरा भी घर का बाड़ा में गयो पीछे, जाके डब्बो खोलियो, डब्बे में मिट्टी भरी, डब्बो बंद करके धर दियो। 8 दिन बाद डब्बो खोलियो, मिट्टी हटाई तो मुझे काकरोच निकलियो। उन्हें काकरोच के देख के छोरो का ही बोलियो कि यार इच्छा तो ऐसी हो कि थारे यही पसंद हूँ, पर वही करूँ तो ये तो औलाद मारी। संस्थान में खड़ा हुआ साहब। एक बार की बात है, 2 मित्र एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे, बीच में घना जंगल था, जंगल से गुजर रहे थे। तभी दोनों में से एक मित्र को उस जंगल घने जंगल में चलते चलते एक सिक्के के खनकने की आवाज है। उसने कहा ठहरो यार, कोई सिक्का पड़ा हुआ है। उसने देखा पैरों में सिक्का पड़ा, उसने उठाया, जेब में रखा, आगे बढ़ गए। थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो दूसरे मित्र ने कहा ठहरो भाई, मुझे किसी चिड़िया के फड़फड़ाने की आवाज आ रही है। उसने कहा यार मुझे तो आवाज नहीं आ रही। बोले नहीं मुझे आवाज आ रही है। उसने देखा तो कांटों के बीच में छोटी सी चिड़िया खून से लहलहान हो रही है, तड़प रही है। उसने धीरे से उस चिड़िया को निकाला, वो चिड़िया उड़ गई। तब दूसरे मित्र ने एक प्रश्न पूछा कि भाई एक बात बताओ, उस सिक्के के खनकने की तो आवाज
सुनाई दी थी, लेकिन चिड़िया के फड़फड़ाने की आवाज मुझे नहीं सुनाई दी, ये आवाज तुम्हें सुनाई दी, ऐसा क्यों? तो उसने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। अगर जवाब अच्छा लगे तो आप लोगों की तालियां उठे। उसने कहा मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे दोस्त, उस सिक्के के खनकने की आवाज तुम्हें सुनाई दी थी, लेकिन चिड़िया के फड़फड़ाने की आवाज नहीं सुनाई दी। वो आवाज केवल मुझे सुनाई दी, क्योंकि तू धन की सुनता है और मैं दूसरों के मन की सुनता हूँ। मन की बात होना चाहिए, और जो मन को अपने वशीभूत कर लेता है, जिसने मन को जीत लिया वो संसार को जीत लेता है। कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। और यह जो गति है अटपटी, झटपट मिले में कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। दर्शन चाहे ईश्वर का हो या चाहे आपके लक्ष्य का हो, वो तब मिलेगा जब मन के अंदर की खटपट मिटेगी और मन एकाग्र होकर के आपके कार्य में लगेगा, तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। क्या हो गया? उससे सुमड़ो हो जाता है जैसे मैं गरुड़ पुराण सुना रहा। किसी दादा आप लोग अच्छा सुन रहे हो। मैं एक जगह भोपाल गया तो कभी एक कविता सुना दूंगा, उसके बाद स्थान ग्रहण करूंगा, समय की कमी है, मुझे भी अगले कार्यक्रम में जाना उज्जैन। अच्छा, मैं आपको कह रहा था कि आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हो, बड़े तालियां रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा। हम लोग भोपाल गए कवि सम्मेलन में, महेंद्र भाई भी साथ में थे, संदीप भाई भी साथ में थे। उस दिन भोपाल कवि सम्मेलन हो रहा, अग्रसेन चौक पे 15-20 हजार पब्लिक लोग आनंद ले रहे हैं, अभिषेक भैया, और बीचों बीच एक सेठ जी बैठे हुए, वो ताली नहीं बजाए, वो घूर घूर के देखे। मेरे को बड़ा अटपटा लग गया, घूर घूर के देखा, मैंने क्या बात करा, पूरा कवि सम्मेलन हो गया, वो दादा हंसे ही नहीं। सेठ जी उनका पास में नौका बैठा, उनको खूब उछल उछल के ताली बजा रही, पर वो नहीं बजाए। अब आखिरकार अपना बड़ा अटपटा लगा, कार्यक्रम खत्म हुआ। मैंने पूछा, मैं सेठ जी, मैं सेठ जी का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप समझ जाओगे कि मैं अग्रवाल साहब की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, किसी भी व्यक्ति का नाम सार्वजनिक काय तो वो ताली नहीं। मैंने कहा सेठ जी क्या बात है, आप ताली वाली नहीं बजा रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, क्या बात हो गई? तो ताली ना बजाने का क्या कारण बताया, मैं एक छंद के माध्यम से रखता हूँ और सर समर्पित करता, आनंद लीजिएगा, उसके बाद कविता पढ़ के स्थान ग्रहण करना। दादा ने ताली न बजाने का कारण क्या बताया कि सेठ जी बोले कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है। रखा क्या इसके लिए? सेठ जी बोले कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है, हंसने मुस्कुराने की भी फुर्सत नहीं मुझे, मंदिर भी जाना मेरे नौकर का काम है, कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो या मेरा कान भी खुजाना इस नौकर का काम है। तो मैंने पूछा ये दो बच्चे भी तुम्हारे ही हैं खुद के? प्यारे भाई इन्होंने कहा था कि वो हो गई है, बोला भी सुना था ये सारे। आपने दुष्यंत कुमार साहब की पंक्तियां सुनी होंगी साहब, उन्होंने बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां गई थी, बड़ी विख्यात हुई देश भर विदेश में, कि हो गई है वीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो गई भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो गई जन जागरण के लिए कही थी। लेकिन आजकल के लिए उन्होंने जन जागरण के लिए कही थी, आजकल के लोग जन जागरण नहीं करते, लोगों को सुलाते हैं, लोगों को भटकाते हैं। आप लोग देखो युवाओं को, मैं आप लोगों के बीच में पंक्तियां पढ़ रहा हूँ समय की कमी होने के बावजूद भी, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। ये आप लोगों जो नए नए किशोर होते हैं उनको बिगाड़ते लोग, धूम्रपान करना, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू खुद भी खाते और दूसरों को भी बिगाड़ते हैं। तो ये जो बिगाड़ते हैं ना, ये क्या कहते हैं? ये यूं कहते हैं कि हो गई है उम्र अब आदत बिगड़नी चाहिए, हो गई है उम्र अब आदत बिगड़नी चाहिए, तेरे पॉकेट से कोई पुड़िया निकलनी चाहिए, हो गई है उम्र अब आदत बिगड़नी चाहिए, तेरे पॉकेट से कोई पुड़िया निकलनी चाहिए, और सिर्फ तंबाकू खिलाना ही मेरा मकसद नहीं, और सिर्फ तंबाकू खिलाना ही मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है तेरे फेफड़े भी सड़ने चाहिए, मेरी कोशिश है तेरे फेफड़े भी सड़ने चाहिए, और मेरी माचिस से नहीं तो तेरे लाइटर से सही, तालियां उठाना, कि मेरे माचिस से नहीं तो तेरे लाइटर से सही, सिगरेट नहीं तो कम से कम बीड़ी तो जलनी चाहिए। लेकिन साहब आप मेरी बात से पूर्णतः सहमत होंगे इस बात के लिए कि साहब आप एक बीड़ी सिगरेट को तो पैरों में मसल करके बुझा देंगे उसकी आग को, लेकिन उससे ज्यादा कहीं आवश्यक है, जरूरी है, इन युवाओं के, इन भारतीय युवाओं के दिल में जलने वाले आतंकवाद, जातिवाद, भ्रष्टवाद, उसकी आग को बुझाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा। आइए महाजी
हूँ उसका शीर्षक है माँ का दूध, जो कि आप लोगों के स्नेह से देश भर में लोग सुनते हैं। वो कविता मेरी नहीं, उस माँ शारदा भवानी की कविता है जो उसने मुझे उपहार स्वरूप दी है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, आनंद लीजिएगा। कि रेलवे स्टेशन पे खड़े हो तो मैं दो हाथ में झोला लेके, रेलवे स्टेशन पे खड़े हो तो मैं दो हाथ में झोला लेके, सामने से एक मैडम खड़ी थी हाथ में कोका कोला लेके। आधा घंटा से नोटिस देखी रहो तो, आधा घंटा से मैं ओके देखी रहो तो, भरी दोपहरी में आंखों पे ठंडक पहुंचे रही हो तो, तभी भड़बड़ाती हुई आई लोहा पत्थर कामिनी ट्रेन, तभी भड़बड़ाती हुई आई लोहा पत्थर कामिनी, छम तरीके ऐसे रुकी जैसे स्वर्ग की दामिनी। खाली सीट देखी ने लोग बंदर जैसा लपकी रहा था, जरा जरा सा बच्चा खिड़की में से टपकी रहा था, जरा जरा सा बच्चा खिड़की में से टपकी रहा था। एक बार साहब ने तो रुमाल का चिन्ना करके नाकी सीट पे बिछा लिया, वो सीट पाने के लिए लोग बैठे। एक बार साहब ने तो रुमाल का चिन्ना करके नाकी सीट पे बिछा लिया, ने सीट मिली तो ऐसा खुश हुई क्या जैसे विश्व विजेता बनी गया। मैं भी सूक्ष्म शरीर लेके जैसे तैसे भरायो, ने खड़ा रहेगा को एक प्लाट मैंने भी बुक कराया। फला झपकता आंखों डब्बो भरे गयो, मैं तो भोकू जैसा देखते रह गयो। आखिरकार वो ट्रेन चली ने डब्बा में बंद हुई खलबली। भीड़ तो ऐसी कि गर्दन भी आई से मही नहीं होती, ये भीड़ तो ऐसी कि गर्दन भी आई से मही नहीं हो रही थी। पर तुम्हारी सोबत जैसा टाइम पे हमारे जोरदार लघु शंका हुई थी, हमारी सोबत जैसा टाइम पे हमारी जोरदार लघु शंका आई रही थी। वो भगवान तुम्हारी ऐसी की तैसी करने पड़े हो, वो भगवान तुम्हारी ऐसी की तैसी करने पड़े हो। और मैं जैसे तैसे अड़ी झरना का प्रवाह के रोकी खड़े हो। नवजात बच्चा के लेके चढ़ी, तभी अगला स्टेशन पे महिला नवजात बच्चा के लेके चढ़ी। दरवाजा से थोड़ी सी झोलो लेके आगे बढ़ी। भयंकर भीड़ ने लपक गर्मी उन्हें छोरा का प्राण ले रही थी, भयंकर भीड़ ने लपक गर्मी उन्हें छोरा का प्राण ले रही थी। ने माँ जैसे तैसे अपना बच्चा के चुप कर रही थी। वो कलेजा को टुकड़ो बार बार अपनी माँ का आंचल के खींची रहो तो, शायद भूख से परेशान माँ का दूध के लिए तरसी रहो तो। उन्हें छोरा को मिला पूरा डब्बा में गंजी रहो थो, उन्हें छोरा को मिला पूरा डब्बा में गुंजी रहो थो। वह माँ कई करो के कई नहीं सुधी रहो थो। वह महिला टुकुर आई हुई देखी रही थी, वह महिला टुकुर आई हुई देखी रही थी। कौन सा कोना में जाके दूध पिलाए ये सोची रही थी। आंखों डब्बो में नजारो देखी रहो थो, पर कोई भी मनक उन्हीं महिला के जगह नहीं दे रहो थो। आंखों डब्बो में नजारो देखी रहो थो, पर कोई भी मनक उन्हीं महिला के जगह नहीं दे रहो थो। आखिरकार वह महिला उन्हें छोरा के रोतो को नहीं देखी सकी। सबकी लाज बचाने वाला प्रभु की लीला भी कहीं नहीं करी सकी। और तब इंसान की निष्ठुरता पे उन्हें विधाता के भी शर्म आवा लगी। और तब इंसान की निष्ठुरता पे उन्हें विधाता के भी शर्म आवा लगी, जब आदमियों से भरा डब्बा में वह माँ खड़ी जो ना छोरा के दूध पिलावा लगी। आखिरकार मार से विकट दृश्य देखायो नहीं, अपना रुमाल से थोड़ी आड़ करवा लागियो, उन्हें छोरा का मुंह पे उड़ावा लागियो। तभी चुनी महिला ने एक ऐसी बात बोली कि शर्म से पानी हुई बैठा हो लोगों की टोली। वह बोली कि मत ढाको भैया बदन के उगाड़ो तो रहने दो, वह बोली कि मत ढाको भैया बदन के उगाड़ो तो रहने दो। इन पढ़िया लिखिया गवारों के वो सब देखने दो, क्योंकि शायद ये स्तनपान देखी के इनकी आत्मा के शर्म ही जाएगा, क्योंकि शायद ये स्तनपान देखी के इनकी आत्मा के शर्म ही जाएगा, और इनकी अपनी माँ का दूध में मिला हुआ संस्कार याद ही जाएगा, और इनकी अपनी माँ का दूध